हेलो फ्रेंड्स, आज हम डी ट्रिपल एस बी का टीजीटी एसएस का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। सो लेट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट टू सॉल्व दिस पेपर्स। क्वेश्चन नंबर 1, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 जर्मनी, ऑप्शन नंबर 2 फ्रांस, ऑप्शन नंबर 3 ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 4 स्पेन। So the correct answer of this question is Britain. औद्योगिक क्रांति सबसे पहले ब्रिटेन में हुई थी 1688 के अंदर। अवधि के आधार पर भारत में किसान आंदोलनों को खालिस्तान चरणों में विभाजित किया जा सकता है। अवधि के आधार पर यानी टाइम के अकॉर्डिंग भारत में किसान आंदोलनों को कितने चरणों में विभाजित किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 1 1 2 3 4। तो करेक्ट आंसर इसका होगा 3 चरणों में विभाजित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन त्रिभागा आंदोलन के संदर्भ में सही है? यह आंदोलन किसान सभा द्वारा आयोजित किया गया था। यह जोतदारों और साहूकारों के खिलाफ था। इसका नेतृत्व स्वामी सदानंद ने किया था। तो ये जो आंदोलन था त्रिभागा आंदोलन, ये किसानों के द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 यह आंदोलन किसान सभा द्वारा आयोजित किया गया था, दिस इज करेक्ट। एंड सेकंड, यह जोतदारों और साहूकारों के खिलाफ था क्योंकि वो शोषण करते थे किसानों का। तो ये भी ऑप्शन ठीक है। So the option number 1 and 2 is correct and option number 3 is incorrect, जिसका नेतृत्व स्वामी सदानंद जी ने किया था, दिस इज इनकरेक्ट। फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत से पहले अंतिम शासक कौन था? जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में फ्रांस के अंदर, उसकी जो शुरुआत थी सबसे पहले, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत से पहले अंतिम शासक कौन था? जब वो क्रांति शुरू हुई तो उससे पहले जो अंतिम शासक था वो था लुई 16वां। लुई 16 जो था वो अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुई 16वें को आभासी कैदी के रूप में कहां रखा गया? उसको जो है लुई 16वें को जो है वो कैद में डाल दिया गया था क्रांति के दौरान। तो उसको कहां रखा गया था? उसको तुइलेरीज पैलेस के अंदर रखा गया था। फ्रांस में है ये तुइलेरीज पैलेस, इसको वहां पर रखा गया था। किस साल में लुई 16वें ने पेरिस के लिए पलायन किया था? जो लुई 16वां था, जो फ्रांस का राजा था, उसने कब जो है वो पलायन किया था पेरिस के लिए? पेरिस जो फ्रांस की राजधानी है, तो उसने 1791 में जो है वो पेरिस के लिए उन्होंने पलायन किया था लुई 16वें ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन कब सत्ता में आया था? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान 1799 में नेपोलियन जो है वो सत्ता में आया था। नेपोलियन ये फ्रांस का राजा था। ये 1799 के अंदर जो है वो सत्ता में आया था नेपोलियन। 1799 में। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान नेपोलियन कब सत्ता में आया? 1799 में। निम्नलिखित में से राज राजा बनने का वर्ष का कौन सा युग्म सही है? लुई 16वां 1774 में, लुई 15वां 1778 और लुई 14वां 1779। तो इसके अंदर जो है कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन नंबर 1 लुई 16वां जो है वो राजा बना था 1774 में, 1774 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 मार्च 1857 को खालिस्तान ने अपने यूरोपीय अधिकारियों पर गोलीबारी शुरू कर दी थी। तो ये जो 1857 की क्रांति थी, इसमें मंगल पांडे ने जो है यूरोपीय अधिकारियों पर गोलाबारी शुरू कर दी थी
और क्रांति की शुरुआत कर दी थी अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिग्रहण की नीति बड़े पैमाने पर लागू होती है यदि राज्य का प्राकृतिक उत्तराधिकारी नहीं है और ब्रिटिश दत्तक उत्तराधिकारी को स्वीकार नहीं करते। दिए गए विकल्पों में से वह नीति चुनिए जिसकी यहां पर चर्चा की गई है। दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। 1857 की क्रांति का मुख्य कारण था ये, अंग्रेजों ने जो है वो जो भारतीय जो राजा थे उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको हड़पने का जो है एक कानून बना था जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक स्तर में कौन शामिल नहीं हो पाए थे? ऑप्शन नंबर 1 फिरोज शाह मेहता, ए.ओ. ह्यूम, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एम.जी. रानाडे। तो करेक्ट आंसर इसका होगा जो राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक स्तर था 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, तो उसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो शामिल नहीं हो पाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1876 में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। तो 1876 में जो है वो इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। सो द ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन खालिस्तान की प्रतिक्रिया के रूप में शुरू हुआ था जब 1905 में 1905 में अंग्रेजों के द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, तो उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप जो है वो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक सदस्यों में से एक कौन थे? जो पूना सार्वजनिक सभा थी उसके जो संस्थापक सदस्य थे उनमें से एक थे एम.जी. रानाडे। सो द ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। फ्रेंड्स, दिस क्वेश्चन रिवाइज मेनी टाइम्स। कई बार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर आप इनको रिवाइज कर लेते हो तो आपका जो स्कोर है वो बहुत अच्छा आने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था? कांग्रेस का गठन 1885 में एक अंग्रेज जो अधिकारी थे सिविल सर्वेंट ए.ओ. ह्यूम उसके द्वारा 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का गठन किया गया था। रूसी क्रांति किस वर्ष में हुई थी? रूस के अंदर जो औद्योगिक क्रांति हुई थी वो 1917 में के द्वारा 1917 में हुई थी रूस में क्रांति, और फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में और इंग्लैंड में हुई थी 1688 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ में जमींदारी खालिस्तान में समाप्त कर दी गई थी। 1917 में रूस के अंदर सोवियत संघ में जो है वो जमींदारी प्रथा जो थी वो उसको समाप्त कर दिया गया था। रूसी क्रांति से पहले रूसी मजदूर वर्ग काफी हद तक डैश में केंद्रित था। किसमें केंद्रित था? कपड़ा उद्योग में। रूसी क्रांति से पहले जो रूसी मजदूर थे वो ज्यादातर जो है वो कपड़ा उद्योग में जो है वो लगे हुए थे। ड्यूमा का गठन रूस के किस सम्राट के काल में हुआ? ड्यूमा का जो गठन था वो निकोलस द्वितीय के काल में जो है वो का गठन शुरू हुआ, निकोलस द्वितीय के काल में। दिसंब्रिस्ट विद्रोह 1825 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रतिभागी किसान और समाज के कार्यकर्ता थे। प्रतिभागी युवा पुरुष थे जिन्होंने जार की सेना में अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। तो प्रतिभागी किसान और समाज के कार्यकर्ता थे। दिस इज इनकरेक्ट एंड द ऑप्शन नंबर 2 विच इज प्रतिभागी युवा पुरुष थे जिन्होंने जार की सेना में अधिकारियों के रूप में कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट होगा। कार्ल मार्क्स एक क्या थे? कार्ल मार्क्स जो जर्मनी में एक जो है वो राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने समाज के बारे में बहुत कुछ जो है वो लिखा है, एक समाज सुधारक भी थे। कार्ल मार्क्स एक
क्या थे? व्यवसायी, समाजवादी। समाजवादी विचारधारा के व्यक्ति थे कार्ल मार्क्स। सो द ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। कार्ल मार्क्स एक समाजवादी थे, व्यवसायी नहीं थे, वो एक समाजवादी थे। वैज्ञानिक समाजवाद के विचारों को डैश के रूप में भी जाना जाता है। जो वैज्ञानिक समाजवाद का जो वर्णन था वो कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था, तो इसको जो है वो मार्क्सवाद के रूप में भी जाना जाता है, वैज्ञानिक समाजवाद को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूटोपियन समाजवादी अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिक थे। यूटोपियन समाजवादी सामाजिक न्याय के बारे में चिंतित थे। तो यूटोपियन समाजवादी अपने दृष्टिकोण में वैज्ञानिक थे। दिस इज इनकरेक्ट एंड ऑप्शन नंबर सेकंड, यूटोपियन समाजवादी सामाजिक न्याय के बारे में चिंतित थे। सो दिस इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट। यूटोपियन समाजवादी न्याय के बारे में चिंतित थे। मार्क्सवाद दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पूंजीवाद से समाजवाद में शांतिपूर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता है। मजदूर वर्ग क्रांति के द्वारा राज्य की सत्ता हथिया लेगा। तो ये मार्क्स ने इसके बारे में लिखा है कि जो पूंजीवाद से समाजवाद में शांतिपूर्ण परिवर्तन नहीं हो सकता, यानी जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो समाजवादी व्यवस्था में जो है शांतिपूर्ण तरीके से उसको नहीं लाया जा सकता, उसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता, उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। सेकंड, मार्क्स ने कहा था कि मजदूर वर्ग क्रांति के द्वारा राज्य की सत्ता हथिया लेगा। जो मजदूर वर्ग है वो रिवॉल्यूशन से जो है क्रांति के द्वारा राज्य की जो सत्ता उसको हथिया लेगा एक दिन। सो द ऑप्शन नंबर 1 एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। फांसीवाद किस देश में उभरा था? फांसीवाद जो था वो इटली के अंदर जो है वो उभरा था। मैसोलिन जो थे वो इसके मुख्य संस्थापक थे। तो फांसीवाद किस देश में उभरा? इटली के अंदर। प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष आरंभ हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में स्टार्ट हुआ था। 1914 से 18 तक जो है वो विश्व युद्ध चला था। किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया? 1941 में जो है वो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने जो है वो द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। जब जापान ने उस पर हमला किया तो उसके बाद जो है अमेरिका ने भी जो है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था उसमें शामिल होने का निर्णय लिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाई गई निर्धारित संधि का नाम बताइए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर जो है जो लगाई गई जो निर्धारित संधि था उसका नाम था वर्साई की संधि। अंतरयुद्ध के वर्षों के दौरान जापान ने राष्ट्रों के संघ को छोड़ दिया। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक सही कारण है? अंतरयुद्ध के वर्षों के दौरान जापान ने राष्ट्रों के संघ को छोड़ दिया। निम्नलिखित में कौन सा इसका एक सही कारण है? इसका मुख्य जो रीजन है वो है मनचुकुओ प्रशासन और गैर अमान्य। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध द्वितीय से पहले किया गया था? निम्नलिखित में से कौन जर्मनी द्वारा विश्व युद्ध सेकंड से पहले किया गया था? इसने इटली को 1938 में संलग्न कर लिया था। इसने चेकोस्लोवाकिया को 1935 में विखंडित कर दिया था। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। जो जर्मनी ने जो था वो इटली को 1938 में संलग्न कर लिया था। (1796) में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में नेबुलर परिकल्पना डैश द्वारा दी गई थी। ये लाप्लास के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा जो है 1796 में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में उन्होंने अपनी परिकल्पना दी थी। सो द ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट, लाप्लास। निम्नलिखित में से किस चट्टान का निर्माण बलुआ पत्थरों के कायांतरण के कारण हुआ है? तो जो कार्टजाइट जो पत्थर है उनसे जो है वो
चट्टान से बलुआ पत्थरों के कायांतरित के कारण हुआ है। निम्नलिखित में से किस चट्टान का निर्माण बलुआ पत्थरों के कायांतरण के? तो कौन सी चट्टान है? कार्टजॉइट। पृथ्वी की जो सीमा है परत खालिस्तान से बनी है, तो सीमा किससे बनी है? सी का मतलब सिलिका और मै का मतलब मैग्नीशियम। तो किससे बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम से बनी है सीमा। सी मीन्स सिलिका और मै मीन्स मैग्नीशियम। तो सीमा किससे बनी है? सिलिका और मैग्नीशियम से ये पृथ्वी की परत बनी हुई है, सीमा परत सिलिका और मैग्नीशियम से। मंगल का जो परिक्रमण काल है वो कितना है? 687 डेज। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है, जो मंगल जो होता है उसका जो परिक्रमण काल है वो है 687 दिन, यानी 687 दिन में वह सूर्य का एक चक्कर लगाता है। जिसे हमारी पृथ्वी 365 से 1/4 दिन में एक चक्कर लगाती है सूर्य का। द्वितीय भूकंपीय तरंगों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा जाता है। ये तरंगे द्रव पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती, इनकी गति स्थायी तरंगों से कम होती है। तो कौन सा कथन सही है? इन्हें अनुदैर्घ्य तरंगे भी कहा जाता है। दिस इज इनकरेक्ट। ऑप्शन नंबर सेकंड, ये तरंगे द्रव पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती। तो ये कथन जो है वो सही है कि ये जो तरंगे हैं वो द्रव पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती। भूकंपीय तरंगे, इन्हें एस तरंगे भी कहते हैं। सो द ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट है कि ये तरंगे द्रव पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती। वर्षा पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में होती है? क्षोभ मंडल में होती है। जो वर्षा होती है, रेन जो होती है वो क्षोभ मंडल में होती है। समताप मंडल के अंदर जो है ओजोन परत पाई जाती है जो पैराबैंगनी किरणों को रोकती है और स्किन कैंसर जैसी बीमारी से हमें हमारी प्रोटेक्शन करती है। किसी भी पिंड में पदार्थ के अणुओं के मध्य से ऊष्मा का स्थानांतरण, किसी भी पिंड में पदार्थ के अणुओं के मध्य से ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है? चालन कहलाता है। किस पवन को हिम भक्षक के रूप में जाना जाता है? चिनूक। चिनूक को जो है ये एक प्रकार की पवन है, उसको हिम भक्षक के रूप में जाना जाता है। दैट इज आंसर इज चिनूक। प्रेरी घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? प्रेरी घास के मैदान उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है उसके अंदर प्रेरी घास के मैदान पाए जाते हैं। उत्तर और दक्षिण ध्रुवीय क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन प्रचलित है? उत्तर और दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्रों में कौन सी स्थानीय पवन प्रचलित है? वह है बर्फानी तूफान। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्लीय वर्षा उत्पादन में शामिल नहीं है? तो सल्फर डाइऑक्साइड है, इससे एसिड रेन होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इससे भी एसिड रेन होता है। और नाइट्रस ऑक्साइड, इन तीनों से एसिड रेन होती है। लेकिन हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए जिम्मेवार नहीं है। हाइड्रोजन ब्रोमाइड इज करेक्ट आंसर। महासागरीय धाराओं, महासागर का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गल्फ स्ट्रीम, अटलांटिक महासागर, लेब्राडोर धारा प्रशांत महासागर, पेरू धारा हिंद महासागर। तो इसके अंदर जो करेक्ट है, जो सही जो ऑप्शन है वो है गल्फ स्ट्रीम। ये अटलांटिक महासागर में चलती है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन जिसको बोलते हैं EIA के तरीकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तदर्थ पद्धति का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जहां समय की कमी होती है या जानकारी की कमी होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड, मैट्रिक्स तकनीक एक गुणात्मक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पद्धति है। तो ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हैं कि जो तदर्थ पद्धति का उपयोग होता है वो स्थिति में किया जाता है जहां समय की कमी होती है या जानकारी की कमी होती है। और मैट्रिक्स तकनीक जो है गुणात्मक पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पद्धति है। सो द बोथ आर करेक्ट ऑप्शन।
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना वलित पर्वत है? तो अरावली जो रेंज है, अरावली रेंज है, ये सबसे पुराना जो है वो वलित पर्वत है, अरावली रेंज। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? गोदावरी जो होती है, गोदावरी नदी, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। भारत में मानसून के पीछे हटने का मौसम खालिस्तान के महीनों में शुरू होता है, ये अक्टूबर के महीने में शुरू होता है। भारत में मानसून के पीछे हटने का मौसम अक्टूबर के महीने में शुरू होता है। निम्नलिखित में से कौन सी लकड़ी भारत के हिमालयी जंगलों में नहीं पाई जाती है? भारत के हिमालयी जंगलों में कौन सी लकड़ी नहीं पाई जाती है? आबनूस, उसको बोलते हैं आबनूस। यह लकड़ी नहीं पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? ब्लू पाइन, उजला विलो और सिल्वर फर। महान हिमालय और निम्न हिमालय को खालिस्तान द्वारा अलग किया जाता है। किसके द्वारा? मुख्य केंद्रीय थ्रस्ट के द्वारा। निम्नलिखित में से नदियों का कौन सा संयोजन भारत में उसके क्षेत्र के अवरोही क्रम के अनुसार सही ढंग से अनुक्रमित है? ऑप्शन नंबर 1 सिंधु गंगा कावेरी, ऑप्शन नंबर 2 गंगा सिंधु महानदी, ऑप्शन नंबर 3 ब्रह्मपुत्र नर्मदा गंगा, गोदावरी सिंधु और नर्मदा। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? गंगा सिंधु और महानदी, ये अवरोही क्रम के अनुसार है। ये 1980 में किस देश ने अपनी जनसंख्या को विनियमित करने के लिए एक बच्चे की नीति अपनाई थी? चाइना ने अपनाई थी। चीन के द्वारा एक बच्चे की नीति को एडॉप्ट किया गया था। किसी उद्योग की अवस्थित मुख्य निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर करती है? कच्चा माल पर और जलवायु पर, ये दोनों पर निर्भर करती है। जो उद्योग की अवस्थिति जो होती है वो जलवायु पर भी निर्भर करती है और कच्चा माल की उपलब्धता पर भी निर्भर करती है। निम्नलिखित में से किसे भारत में लौह और इस्पात उद्योग की समस्या के रूप में पहचाना गया है? इसके लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। कोकिंग कोल की उच्च लागत, अंतरराष्ट्रीय बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा। इसमें तीनों जो ऑप्शन है वो करेक्ट है कि इसके लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। कोकिंग कोल की उच्च लागत है इसमें, और अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो है वो प्रतिस्पर्धा भी जो है वो बढ़ती है। रबी की फसल कब बोई जाती है? अक्टूबर से दिसंबर में। अक्टूबर से दिसंबर में इसको बोया जाता है और मार्च अप्रैल में इसकी कटाई की जाती है। भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है? पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल होता है। साधारण निर्वाह कृषि की निम्न में से कौन सी विशेषताएं सही है? खेती के पैच आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। एक ही खेत में एक साथ अनेक फसलें उगाई जाती हैं, ये तीनों करेक्ट है। खेती के जो पैच आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं, इसे स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं, और एक ही खेत में अनेक फसलें जो एक साथ उगाई जाती हैं। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क जाल किस देश में है? सबसे बड़ा सड़क जाल इंडिया में है। भारत का एकमात्र नदी तटवर्ती प्रमुख बंदरों का कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह जो है एकमात्र नदी तटवर्ती प्रमुख बंदरगाह है। निकट तट क्षेत्र में समुद्र तल से सुनामी लहरों के पानी की ऊंचाई को खालिस्तान कहा जाता है। सुनामी रन अप। जो निकट तट क्षेत्र में समुद्र तल से सुनामी की लहरों के पानी की ऊंचाई को क्या बोलते हैं? सुनामी रन अप। निम्नलिखित में कौन सा एक जैविक आपदा है? सुपोषण एक जैविक आपदा है। क्या है ये? जैविक आपदा। आपदा का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? धीमी गति से सेट पर आपदा, समुद्र के स्तर में वृद्धि, तीव्र ऑन सेट आपदा, लावा प्रवाह। So the both option are correct. So friend, these are the important questions which generally ask again and again. So if you watch this video once to two times, then you can increase your score in DSSB TGT SS exam. So चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।